हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तैयारी ठीक चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है करंट अफेयर्स की, है ना, जिसमें हम लोग डेली एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और इसके फ़ायदे आपको पता होगा। इससे होता ये है कि जब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं तो एक तो उसको याद रखना आसान हो जाता है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी है, जो उसके साथ एक जुड़ाव बना रहता है लगातार। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, वो टेस्ट सीरीज़ हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम में सॉल्व करने की, वो हमको धीरे धीरे समझ में आती है कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 स्टेटमेंट जनरली उसमें रहते हैं, लेकिन कई बार हमको 1 या 2 में कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे में क्या है कि तो भी हम कैसे आंसर को सही करें, वो सारी जो ट्रिक्स बोल सकते हैं उसको, या जो तरीके बोल सकते हैं, वो सीखने में हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज भी एक मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप इस चीज़ को मानने लगेंगे तो मान के चलिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर मन में ठान लिया है तो आधी जीत हो गई। इसका मतलब है दोस्तों कि आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं, ठीक है, अगर आप अपने टारगेट्स बना पा रहे हैं, आपको भरोसा है कि आप उसे पूरा करेंगे, तो मान के चलिए कि आपने आधी दूरी तय कर ली है। बस आधी दूरी आपको और तय करनी है। और ये चीज़ सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को दिल से नहीं सोच पा रहे हैं तब तक उस चीज़ को करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है ना। जब तक आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सपने हम लोग देखते हैं, जो टारगेट्स हम सेट करते हैं, उसको कंटिन्यू करिए ताकि वो आपकी तैयारी में एक दिशा को निर्धारित कर सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों ये। यूपीएससी के हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसी संस्थाएं जो डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसी एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये रिपोर्ट भी आपको याद रखनी है कि कौन जारी करता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कार्य संबंधी दुर्घटनाओं और बीमारियों से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं। विकल्प 2, घातक व्यावसायिक आघात दर एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग कार्य संबंधी दुर्घटनाओं या आघातों के परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हमको इसमें सही विकल्प चुनना है। हो सकता है दोस्तों आपने इस रिपोर्ट के बारे में ना सुना हो, ठीक है, और जो ऑप्शंस है उसका भी आपको आइडिया ना हो रहा हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं ही इसके, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर एक बार बात करते हैं थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि विकल्प 1 जो है, इसमें जिस क्षेत्र की बात की गई है, रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि ये रिपोर्ट ही एक ऐसी चीज़ के बारे में है जहाँ पर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट का बात हो रहा है, जहाँ पे लोग कार्य करते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्य संबंधी दुर्घटनाओं और बीमारियों से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों तो फैक्ट्रीज अगर देखें पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डेवलप्स हैं अच्छे से, तो कुछ रीज़न है। एक अफ्रीका का रीज़न है जो बहुत पिछड़ा है और वहाँ पे इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है। फिर अमेरिका और यूरोप में है, तो आपको पता है अमेरिका और यूरोप में हाईली स्टैंडर्ड तरीके वो मानक होते हैं उनके कि किस अवस्था में किस स्थिति में कोई भी श्रमिक कार्य करेगा, और उनके मानक बहुत उच्च होते हैं, उनके वेतन भी बहुत उच्च होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, जो हमारा भारत वाला क्षेत्र हो गया है ना, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे वर्कर्स काम तो बहुत करते हैं, इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, लेकिन
यहाँ पर क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र होता है। इस चीज़ का आइडिया अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो बात की जा रही है ये बात सही होनी चाहिए, है ना। अभी तक हमने आंसर देखा नहीं है, लेकिन संभावना के स्तर पे देखें तो 99% है कि ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे दोस्तों तो घातक व्यावसायिक आघात दर के बारे में बात की गई है। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखें। अगर घातक व्यावसायिक आघात दर यानी आघात दर है ये, और व्यवसाय की वजह से जो हो रहा है, ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर आप सोचें कि क्या परिभाषा हो सकती है, तो यहाँ देखेंगे इसका जो उपयोग है कार्य संबंधी दुर्घटनाओं या घातों के परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों की संख्या को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो नाम है वैसे इसका काम क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके का इसका परिभाषा होना चाहिए वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ चीज़ों को आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई ट्रिक या तुक्का ऐसा कुछ नहीं है। जो बात यहाँ पर की गई है अगर इसी को विस्तार में कहा जाए तो ये बात निकल के सामने आएगी, है ना। इसीलिए कथन 1 और कथन 2 को जो है ये एक तरीके से हमको प्रथम दृष्टि में सही लग रहा है। और अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना सेफ होगा, ठीक है। और इसका अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, ठीक है। तो उस अप्रोच से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उस तरीके से सोचना, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि कॉमन सेंस का यूज़ करना है यहाँ पे दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कितना भी याद करेंगे, हो सकता है उसकी जगह कुछ तीसरा स्टेटमेंट होता, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल जनरल तरीके से सोचना है और पॉजिटिव तरीके से सोचना है। कई बार हम लोग को लगता है कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ गुगली होगा, कुछ गड़बड़ होगा, ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को देखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। जो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है वही चीज़ वहाँ पे लिखी भी हुई है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका डिटेल देखें दोस्तों तो ILO ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कार्य संबंधी दुर्घटनाओं तथा बीमारियों से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा घातक व्यावसायिक आघात दरों के आधार पर खनन एवं उत्खनन, ठीक है, निर्माण व उपयोगिताओं जैसे क्षेत्रों को विश्व में सबसे खतरनाक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो जो ये FOIR है एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग एक विशेष अवधि के दौरान किसी विशिष्ट व्यावसायिक समूह, उद्योग या भौगोलिक क्षेत्र में कार्य संबंधी दुर्घटनाओं या आघातों से होने वाली मौतों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इसका ये आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला है, पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य की आगामी स्थापना की घोषणा की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो 4 अभ्यारण्य के नाम है यहाँ पर, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और देइंग एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। चारों का जो नाम है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड लगता है अपने को, है ना। तो देखिए फैक्चुअल है ये, इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भारत सरकार ने लद्दाख में, ठीक है दोस्तों, लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य की आगामी स्थापना की घोषणा की है, ठीक है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हैनले गांव में स्थित होगा, ठीक है। ये गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलग अलग कारण है इसके, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहाँ पर क्या बन रहा है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य बन रहा है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु की मदद से की जा रही है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए विकल्प ए हमारा सही होगा। और दोस्तों जो हैनले गांव है
यहाँ पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की और भी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत सारे जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें से कुछ जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये तो सीधा सीधा आप देखेंगे इसको तो ये प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में आप लोग न्यूज़पेपर हो गया या फिर मैगजीन्स और जनरल में भी आप इसके बारे में लगातार सुनते रहते होंगे, ठीक है। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या बात की गई है। तो देखिए, पहला कि सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, ठीक है। विकल्प 2 क्या है, इस अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना सामान्य प्रक्रिया में 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है, ठीक है। विकल्प 3 कहता है आरटीआई अधिनियम की धारा 81J व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है, ठीक है। सही विकल्प हमको बताना है इसमें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, चलिए सोचते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस के ऊपर में, है ना, कि एग्ज़ाम में किस तरीके से सोचना होगा और सॉल्व करना होगा। तो आप बाकी सब भूल जाइए, बस आप इतना बताइए कि क्या सूचना का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। दूसरा आपको ये बताना है कि जो टाइम पीरियड है 15 दिनों का, क्या आपने 15 दिन सुना है या इससे ज़्यादा है या इससे कम है ना। और तीसरा जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक है, लेकिन न्यूज़ में ये लगातार बना रहता है। और ये सबसे ज़्यादा जो आरटीआई में विवादित चीज़ें हैं उसमें से एक ये भी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो जो पहला स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार में ये है कि नहीं है, तो डायरेक्टली तो दोस्तों ऐसा संविधान में मेंशन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ना, उसमें इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हाँ ये मौलिक अधिकार में आएगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ 15 दिनों की बात की गई है, पर एक्चुअल में वो 15 दिन ना हो करके पूरा 1 महीने का टाइम होता है, 30 दिन का, ठीक है, 30 डेज। तो यहाँ पर देखें आप, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है और पहला भी गलत हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो बात की गई है इस धारा के बारे में, सेक्शन 81J कि कोई भी अधिकारी कोई जानकारी प्रकट करने के लिए इस संबंध में मना कर सकता है, ठीक है। ये आरटीआई से छूट है ये एक प्रकार की, ठीक। तो इसीलिए आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीआई का पूरा उद्देश्य क्या है, जानकारी देना, पर ये धारा जानकारी देने से रोकती है ना। तो इसीलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इसका डिटेल्ड आंसर एक बार देखते हैं। यहाँ पे अगर आप आंसर को चुनेंगे दोस्तों तो केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है। और कौन सा सही है, सिर्फ ये वाला सही है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्ष 2005 में अधिनियमित आरटीआई अधिनियम एक विधायी ढांचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है। ये चीज़ आपको पता होगी। इसकी नींव संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस जो अनुच्छेद उससे रिलेटेड है ना। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को आरटीआई अधिनियम से बदला गया था, यानी कि आरटीआई से पहले भी एक और एक्ट था जिसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। पर इसको क्या हुआ, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया। फिर देखते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसके बारे में। तो अनुच्छेद 19(1)(1) से व्युत्पन्न आरटीआई अधिनियम को एक मौलिक अधिकार माना जाता है, ठीक है। जैसा कि राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दर्शाया गया है, इसीलिए कथन 1 जो था वो गलत हो जाता था, ठीक है। तो आपको ये जो केस है आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आरटीआई से रिलेटेड केस है ये, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जब GS2 पेपर में अगर आरटीआई से कोई क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस वाले पार्ट में आएगा बिल्कुल, है ना। तो जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप अगर इस केस को मेंशन करते हैं, इस आर्टिकल को मेंशन करते हैं, तो आपका जो आंसर होता है वो थोड़ा और ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है ना। तो ऐसे में इस तरीके के जो महत्वपूर्ण केस हैं इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। इसमें समय और अवधि जो है, सामान्य तौर पर किसी आवेदक को जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 30 दिनों
या 48 घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जानकारी सामान्य प्रकार की है तो 30 दिन ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि जीवन संकट में है और जानकारी बहुत जल्दी में चाहिए, बहुत अर्जेंट है, तो उसके लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की गई है। ठीक है, इसीलिए कथन 2 भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 15 दिन की बात की गई थी। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, तो हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) द्वारा RTI अधिनियम की धारा 81J को संशोधित किया गया है, जिससे सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट मिल गई है तथा पहले निहित अपवादों को हटा दिया गया है जो इस तरह की जानकारी जारी करने की अनुमति देते थे। यानी कि जो व्यक्तिगत जानकारी है किसी की भी, उसको अब सुरक्षित किया जा सकता है इस धारा के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसीलिए कथन 3 जो है वो सही है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखेंगे अधिनियम हाल ही में आया है, क्योंकि 2023 का ही है, और इसके वजह से क्या है, RTI एक्ट में थोड़े चेंजेस हुए हैं, तो इस चेंजेस को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नासा के साइकी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति और शनि के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह साइकी का पता लगाना है। विकल्प 2, यह नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसीवर से सुसज्जित अंतरिक्ष यान है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको सही चुनना है। अगर दोस्तों आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आपको पता होगा यहाँ पर सन होता है। ठीक है, फिर आपको पता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट है। उसके बाद आपका जुपिटर है, फिर सैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, ये पूरा जो सौर मंडल है। अब यहाँ पर बात की गई है दोस्तों क्षुद्र ग्रह साइकी के बारे में। तो आपके हिसाब से क्षुद्र ग्रह जो साइकी है उसके पाए जाने की संभावना सौर मंडल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होनी चाहिए? क्या यहाँ पर होनी चाहिए, इस जगह पर, या फिर इस जगह पर होनी चाहिए? तो ज़्यादा संभावना तो दोस्तों यहाँ पर होगा, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है ना। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर हाँ, अगर आपको सोचना हो क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका क्या हो सकता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। आंसर क्या है इसका, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो साइकी मिशन का लक्ष्य मंगल तथा बृहस्पति, जैसा कि हमने बात किया था संभावना के स्तर पर, तो ये मंगल तथा बृहस्पति के ही बीच में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको इस तरीके से सोचना है ना। दूसरा देखेंगे दोस्तों, साइकी जो है दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्रारंभिक ग्रह का मुक्त निकल आयरन क्रोड है। ठीक है, यह मिशन गृह क्रोड का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो पृथ्वी जैसे पार्थिव ग्रहों के विकास के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे, साइकी नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसीवर के द्वारा सुसज्जित नवीन अंतरिक्ष यान है। ठीक है, यानी कि ये विकल्प 2 भी सही है, और विकल्प 1 तो हमने बात किया था वो गलत हो गया था। ठीक है, अब देखें दोस्तों, ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है क्या? ये तकनीक रेडियो तरंगों के बदले निकट और रक्त प्रकाश फोटोन में डेटा को इनकोड करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो रेडियो तरंग होते हैं, ठीक है, उनको बदल करके फोटोन के फॉर्मेट में जो डेटा है उसको इनकोड करके फिर भेजती है। कहाँ भेजती है दोस्तों? नासा के पास भेजती है। इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बारे में। इस क्वेश्चन को दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड है? आपको पता है? आपको पता होगा, उसका नाम है भारत नेट परियोजना। ठीक है, भारत नेट परियोजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, सारे पंचायतों को जोड़ने का काम चल रहा है। सारे पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम चालू है। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है।
विकल्प एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश के गमन का आधार बनाती है। ठीक है। विकल्प दो कहता है फाइबर ऑप्टिकल केबल कॉपर केबल की तुलना में, ठीक है, शोर तथा विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति भी बहुत कम संवेदनशील होती है। विकल्प तीन कहता है यह वास्तव में इतना कुशल है कि ज़्यादातर मामलों में लगभग 99.7% सिग्नल राउटर तक पहुंचाता है। इसमें से कितना सही है? आजकल तो दोस्तों हो सकता है आप भी ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, है ना, जियो फाइबर और एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे ही वैसे भी। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानना सही रहेगा, एक बार में अच्छे समझ लेंगे तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिकल फाइबर कांच के बने पतले बेलनाकार तार होते हैं, जैसा जो नॉर्मल तार होता है वैसा ही होता है, पर ये कांच का बना होता है, ठीक है, जिसका व्यास सामान्यतः मानव बाल के बराबर होता है, यानी कि बहुत पतले कांच के होते हैं ये, ठीक है, तार। इन तंतुओं में पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, फ़ोन कॉल और डिजिटलीकृत किए जा सकने वाले किसी भी डेटा, है ना, सहित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रकाश की गति के साथ अत्यधिक दूरी तक प्रसारित करने की उल्लेखित क्षमता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को क्या है, डिजिटल फॉर्म में लाइट की स्पीड से भेज सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। अब इसका एक जो ड्राइंग है छोटा सा दोस्तों, इसको थोड़ा सा देखें हम लोग कि ये कैसा है, क्या है इसके बारे में। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, अगर एक मिनट थोड़ा, हाँ देखिए ये जो बात की गई है कि जो कांच की जो वायर है वो अंदर में है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है दोस्तों, लाइट जो है इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसका कोर है ना, उसके बाद यहाँ पर क्लैडिंग है और उसके बाद फिर प्लास्टिक कोटिंग है। तो आप समझ रहे कितने लेयर्स में बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। पहला तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश के गमन का आधार बनती है, इसलिए विकल्प एक जो था हमारा सही हो जाता है। यदि प्रकाश एक विशिष्ट कोण पर उच्च अपवर्तनांक माध्यम जैसे कांच से निचले अपवर्तनांक माध्यम जैसे वायु तक गमन करता है, तो यह माध्यम से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन पूरी तरह से इसके भीतर परावर्तित हो सकता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप समझ गए होंगे क्या होता है। इसका मतलब है कि ये जो कांच का बना हुआ है, इसमें क्या है, वायु है और कांच है। यहाँ से प्रकाश बढ़ा और यहाँ पर टकराया फिर से कांच पर, और टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहाँ आता है हवा से गुजरता हुआ, फिर कांच पर टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरीके से ये जो है उस वायर के अंदर पूरा गमन करता है, ठीक है। अब सिग्नल एनकोडिंग क्या है, सूचना को तेज़ी से चमकती प्रकाश पल्स के रूप में ऑप्टिकल सिग्नल में एनकोड किया जाता है, जो आमतौर पर बाइनरी अंक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यानी ये भी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही काम करता है, 0 1 1 0 0 0, जिस तरीके से डाटा भेजा जाता है बाकी जगह पे वैसा ही है। इसके अलावा इसके जो लाभ हैं उसको देखें। तीव्र गति हाई स्पीड 10 Gbps या उससे अधिक, जो कि बहुत ज़्यादा है, और तांबे के उपयोग के साथ इसको प्राप्त करना असंभव है। मतलब आप समझ सकते हैं। अधिक बैंडविड्थ का मतलब होता है फाइबर तांबे के तार की तुलना में कहीं अधिक दक्षता के साथ अधिक जानकारी का वहन कर सकता है, ठीक है। हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं है ये, यानी कि अगर कोई छेड़छाड़ होता है या लाइन के बीच में ही कोई ये सोचे कि डाटा को रोक करके उसको डिकोड करके, है ना, उसका मिसयूज़ कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें। पॉसिबल इन द सेंस कि 99% मामले में ये चीज़ नहीं हो सकती है, इसीलिए कथन दो जो था वो भी सही हो जाता है। और तीसरा है, यह वास्तव में इतना कुशल है कि ज़्यादातर मामलों में लगभग 99.7% सिग्नल राउटर तक पहुंचते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो इसके हाई स्पीड का कारण है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि इसकी कुशलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने थे आज के वो हमने कर लिए हैं, पर आप इसको कोशिश करिएगा कि एक दो बार और रिवाइज करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि चीज़ें दिमाग में सेट रहें। और इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप गलत ना करें,
क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो आपको एज दिलाते हैं थोड़ा बाकी लोगों से। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और इससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा एग्ज़ाम में वो भी बहुत हाई रहेगा। ठीक है। और इसके साथ दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो प्रॉपर क्लासेस हैं, लगभग 100 क्लासेस होंगी जो प्रीलिम्स के पहले तक चलेंगी। कोशिश करेंगे उसको मार्च तक ख़त्म कर दें ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम हो रिवाइज़ करने का। ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस को भी कंटिन्यू करिए साथ में, जहाँ आपको सारी चीज़ें साथ में मिलेंगी। करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है दोस्तों, साथ में जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो भी पूरा पूरा उसमें कवर हो रहा है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।